गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है एक टेस्ट सीरीज़ डाली थी, CDP एंड पेडागोजी की टेस्ट सीरीज़ 1 थी, नंबर 1 था उसका। ठीक है। और ये पहली टेस्ट सीरीज़ थी और ये मेरे द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है। मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं बेसिकली DSSB के, KVS के और CTET और HTET से भी कुछ हेल्प ली है। ठीक है। मतलब वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके कंपटीशन में आने लायक हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चंस रखे हैं। मॉडरेट लेवल था, मतलब ना ज़्यादा मुश्किल कहूँगी ना मैं ज़्यादा आसान कहूँगी इस पेपर को। ठीक है। आई होप कि जिन लोगों ने टेलीग्राम पर ये PDF देख ली थी, ठीक है, टेलीग्राम पर जिन लोगों ने PDF देख ली थी और जिन्होंने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, उन्होंने अपने आंसर जो है एक पेपर पर लिख लिए होंगे। आई होप सो, मैं ये उम्मीद ही कर रही हूँ। ठीक है। अब किसने किए हैं किसने नहीं किए ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है। और आप सभी को पता है कि टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF दे दी गई थी। तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है वो टेलीग्राम से जुड़े, क्योंकि जो भी मेरे लेक्चर की PDF होती है, जो भी टेस्ट सीरीज में डालती हूँ, सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालती हूँ। तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मुझे ये ना बोले बाद में कि ये टेस्ट सीरीज हमें तो मिली नहीं, आपने कहाँ से दे दी। तो ये सब टेलीग्राम पर है। ओके। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और गाइज, इस सीरीज का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग ऑब्वियसली जो KVS और DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो CTET करके ही आए होंगे। ठीक है। या फिर जो लोग CTET नहीं भी जिनका क्लियर हुआ है वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। मेरा तो मोटिव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से जो है आपके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए। ठीक है। मेन उद्देश्य यही है कि आपका नंबर आना चाहिए, और तो चाहे कुछ हो या ना हो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्ले बेस्ड अप्रोचेज इन लर्निंग, यानी कि प्रोजेक्ट और खेल आधारित अधिगम। ठीक है। लर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिगम। तो ये इसके जो उपागम है ये बेसिकली क्या है, मतलब इसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि इस लर्निंग पर आधारित इनमें से कौन सा है। ठीक है। पहला है बच्चे में अनुबंधन और अभिप्रेरणा को बढ़ाते हैं, बच्चों की स्वनिर्देशन की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों में झगड़े बढ़ाते हैं, बच्चों की सृजनात्मकता को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A। ठीक है। क्यों होगा मैं बताती हूँ। देखिए, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, फिर जो खेल आधारित शिक्षण होता है हमारा, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य हमारा ये होता है कि बच्चे को किसी तरह से हम एंगेज करें। ठीक है। उसको एंगेजमेंट करें। ठीक है। साथ ही साथ उसका मोटिवेशन भी करें, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पेन पेपर टेस्ट लेते हैं ना, पेन पेपर टेस्ट में आप बेसिकली रोट मेमोराइजेशन पर फोकस होते हैं कि ठीक है हमने ये चैप्टर करा दिया, ये चैप्टर करा दिया, अब तुम्हें पेन पेपर टेस्ट देना है। तो बच्चे बहुत ही डल महसूस करते हैं, ना अपने आप को कहीं दिखा सकते हैं, ना क्रिएटिविटी उनमें रह जाती है, सब खत्म हो जाता है पेन पेपर टेस्ट से, क्योंकि हम इसके थ्रू हम रैंकिंग करना शुरू कर देते हैं, नंबर देना शुरू कर देते हैं। तो इससे बच्चे में कहीं ना मोटिवेशन तो रह ही जाता है, खराब ही हो जाता है उसका जितना मोटिवेशन होता है वो भी, और साथ ही साथ जो है मतलब बच्चे का जो मोरल है वो भी डाउन होता है। ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड और खेल आधारित शिक्षण का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करें, उनको एक्टिव लर्निंग करें, सक्रिय रूप से बच्चों की भागीदारी हो। जैसे टीचर कोई प्रोजेक्ट दे दे, ठीक है, सपोज खेल पर दे दिया, गेम्स पर दे दिया कि 1 से 5 रोल नंबर के बच्चे जो हैं इस खेल पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, 6 से 10 वाले इस प्रोजेक्ट पर कुछ बनाएंगे, इस तरह से आपने दे दिया तो ये प्रोजेक्ट हो गया आपका। ठीक है। या आपने ग्रुप बांट दो या फिर आप इंडिविजुअली भी दे सकते हो, मतलब अलग अलग से एक एक बच्चे को व्यक्तिगत तौर पर भी दे सकते हैं और आप ग्रुप में भी दे सकते हैं। उसी तरह से खेल को आप जानते ही हैं, खेल के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं बच्चों को। तो खेल अपने आप में एक्टिव लर्निंग जो है प्रमोट करता है। ठीक है। तो यानी कि बच्चों में अनुबंधन और मोटिवेशन ये बढ़ाएगा। बाकी सब तो बकवास ही है। देखो, बच्चों की स्वनिर्देशन की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों भाई, क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? जब प्रोजेक्ट करता है बच्चा तो आप देखिए ना कितना अच्छे तरह से सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। ठीक है। बच्चों में झगड़े बढ़ाते हैं नहीं, खेल के थ्रू आप झगड़े में मत जाइए। झगड़े तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो छोटी सी बात है, जब टकराव होता है ना, मतलब ऑब्वियसली जब आपके आइडियाज बहुत स्ट्रांग होते हैं, जब आपके विचार बहुत स्ट्रांग होते हैं, या फिर आपको लगता है गेम में चीटिंग होती है तो भी तो झगड़े हो जाते हैं ना। तो झगड़े तो बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं बच्चों में। ठीक है। झगड़े बढ़ाने के लिए खेल आधारित और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण जो है वो नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों की सृजनात्मकता को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंटेशन बच्चा करता है कि किस तरह से मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे दिखाऊं मैडम को कि मैडम इंप्रेस हो जाए, ठीक है, या टीचर इंप्रेस हो जाए, कोशिश करते हैं ना बच्चे, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं प्रोजेक्ट पर, उसका कवर पेज तैयार करते हैं, अंदर का कंटेंट तैयार करते हैं। ठीक है। तो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी तो बढ़ रही है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन A जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमेसी ऑफ एनसीएफ 2005 इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म इज। तो इनमें से कौन सी जो है वो एनसीएफ की यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की प्रधानता है। देखिए यहाँ पर आपको काफी ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लगेगा ठीक है, लेकिन यहाँ हमें सबसे सटीक एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, जो एनसीएफ के बारे में प्राइमेसी लिखा है इस शब्द पर गौर कीजिए, यानी कि प्रधानता। एनसीएफ की प्रधानता किसमें है? तो बच्चों के सामाजिकरण पर केंद्रित, शिक्षक केंद्रित अधिगम, पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और अर्थपूर्ण बनाना और सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा शिक्षण करना। देखिए बी ऑप्शन को तो बिल्कुल हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है यानी कि शिक्षक केंद्रित है, जबकि एनसीएफ कहता है कि हमें जो है बच्चे पर केंद्रित रखना है अपने करिकुलम को, बच्चा उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, उसी के चारों ओर जो है हमें चीजें प्लान करनी है, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन देखेंगे समाजीकरण। तो समाजीकरण पर इतना फोकस क्या करता है एनसीएफ? बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। समाजीकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसके बारे में बात की गई है, लेकिन उस पर केंद्रित नहीं है एनसीएफ, ठीक है। उसके बाद आए ये दो चीजें। अब आप कहेंगे कि टीचिंग लर्निंग एड्स की तो बात हुई है एनसीएफ में, बिल्कुल हुई है, ठीक है, क्योंकि इससे बनती है टीचिंग जो है और बच्चों को अच्छे तरह से समझ में आता है। जब आप ऑडियो वीडियो का यूज करते हैं ना क्लास में, ठीक है, अगर आप जानवर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आपने जानवर की आवाजें सुना दी फोन पर या लैपटॉप पर, वीडियो दिखा दी किसी जू की, किसी सेंचुरी की, तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ये ठीक है। लेकिन हमें बताना है कि प्रधानता क्या है। तो आप इस सी ऑप्शन को पढ़िए, पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी बनाना और अर्थपूर्ण बनाना। देखिए एनसीएफ कहता क्या है कि हमें हर बच्चे को जो है समावेश करना है उसका क्लास में, स्कूल में, ठीक है। जो बच्चे डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं या फिर जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं, जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग होता है, सामाजिक आर्थिक परिवेश जो है बच्चों का अलग अलग होना है, हर तरह के बच्चे को हमें शिक्षण प्रोवाइड करना है। उसके लिए समावेशी शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्थपूर्ण हो। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के लिए उसका एक अर्थ हो, उसका मीनिंग निकले। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मीनिंगलेस चीजें पढ़ाते जाएंगे तो बच्चे भी समझते हैं ना कि क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, मतलब उसका अर्थ होना चाहिए। जो भी आप सिलेबस में रख रहे हैं वो बच्चे के जीवन से आधारित होना चाहिए, बच्चे के जीवन पर आधारित होना चाहिए कि जीवन में वो रियल लाइफ में जिन चीजों का यूज करता है वो उसमें हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है संज्ञानात्मक संघर्ष। इसे क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग अ चाइल्ड इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपने मेरी पियाजे वाली वीडियोस देखी हैं, पियाजे की मैंने 5 वीडियोस बनाई हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए होता क्या है कि ये स्कीमा तो आप जो कुछ भी जानते हैं, जिस चीज की भी आपको समझ है वो हमारा स्कीमा होता है। जैसे कि आप किसी फ्रूटी से अगर आपने एक स्ट्रॉ देख ली, फ्रूटी आपने देखी, ठीक है, फ्रूटी को देखते ही आपको ये आएगा कि पीना है, तो पीने का स्कीमा। अगर स्ट्रॉ भी देख लिया आपने तो आपको ये रहेगा कि भाई स्ट्रॉ से पीना है इस फ्रूटी को, तो ये भी आपके दिमाग में बना हुआ है, ठीक है। आपके सामने शूज रखे हैं, आपको स्कूल जाना, तैयार होना है, तो आपको ये पता है कि हमें शूज भी पहनने हैं, ये भी एक स्कीमा है। तो जो कुछ भी आप जानते हैं ना जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, वो सब आपका स्कीमा होता है, ठीक है। तो ये तो इसका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक संघर्ष की बात है। अब आ जाते हैं एकोमोडेशन एसिमिलेशन पर। ये दोनों जो है आपके एडेप्टेशन के पार्ट है, ठीक है, यानी कि समायोजन और आत्मसातीकरण के पार्ट है। एडेप्टेशन यानी कि जब अनुकूलन बोलते हैं इसको हिंदी में, अनुकूलन, जब वातावरण के प्रति जब आपको अनुकूलन करना होता है ना, तो उसमें दोनों प्रक्रियाएं बहुत हेल्प करती हैं। समायोजन का देखिए, आत्मसातीकरण का मतलब ये होता है कि जब आपको पहले से कोई चीज पता है, आपकी एक स्कीमा है, आपका है आपके पास, ठीक है, कि आपको वो यूज करना है, ठीक है। तो जब आप एक नई चीज देखते हैं, ठीक है, सपोज आपने ये फ्रूटी देखी, फ्रूटी से आप स्ट्रॉ से पीते हैं, लेकिन आपको ग्लास दे दिया, ठीक है, ग्लास में जूस दे दिया, पहले आप इस डब्बे में इसमें डाल रहे थे और आपको फिर स्ट्रॉ भी प्रोवाइड कर दी कि भैया आपको इससे पीना है, ठीक है। आपने पहले फ्रूटी जो है स्ट्रॉ से पी हुई थी कि आपने स्ट्रॉ लगा के उसमें पीना पता है आपको। तो जब आप जूस के ग्लास में ये स्ट्रॉ देखेंगे कि भाई इससे पीना है, तो आप आराम से इसको पी लेंगे, भाई ग्लास में भी ऐसे ही डालेंगे स्ट्रॉ को और पी जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि पहले की जो स्कीम थी उस पे इसी स्कीम को जो है अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ठीक है, आप संतुष्ट भी हो गए कि हाँ ठीक है, अब ग्लास से जो है मैं जूस आराम से पी लूंगा स्ट्रॉ के थ्रू, जैसे मैं फ्रूटी से पीता हूं। तो ये तो हो गया आपका एसिमिलेशन। लेकिन सपोज आपको कोई और, सपोज अब आपको दे दिया एक बड़ा सा बाउल दे दिया, ठीक है, बाउल में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी है, जूस है, जो भी है। अब आप स्ट्रॉ से खींचने की कोशिश करेंगे, वो नहीं खींचेगा पूरा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस बाउल को ना मुंह लगा के पीना पड़ेगा। जब चीज में फैल जाता है ना लिक्विड पूरी तरीके से, तो आप उसको स्ट्रॉ के थ्रू कैसे खींचेंगे सारे लिक्विड को, ठीक है। कुछ थोड़ी सी विड्थ तो होनी चाहिए ना, उसकी विड्थ थोड़ी सी जो है कम होनी चाहिए अगर आपको स्ट्रॉ से पानी खींचना है या फिर जूस खींचना है, ठीक है। तो
तो इसलिए आपको पता है कि बस इस बाउल को जो है मुंह लगाएंगे या फिर चम्मच से वो लेंगे सूप की तरह और पिएंगे फिर, ठीक है। तो कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अकोमोडेशन करेंगे। एक स्ट्रो वाली स्कीम से हटकर आप अब इसको मुंह लगाकर पीना सीखेंगे या फिर कोई और तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपका अकोमोडेशन हो गया, आपने अपनी जो स्कीम है वो चेंज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल दूं तो आप सपोज आपने साइकिल चलाना सीख लिया, अब आप स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, स्कूटी चलाना सीख रहे हैं। तो साइकिल चलाने में आपको पता है बैलेंसिंग की जरूरत होती है, हैंडल संभालना पड़ता है, तो आराम से आप स्कूटी चलाना भी सीख जाएंगे। लेकिन जब आपको कार चलानी है तो कार चलाने के लिए क्या स्कूटी का एक्सपीरियंस काम आएगा? नहीं काम आएगा। आपको ज्यादा कार चलाने के लिए नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी, नया स्कीम आपको डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि आपको एकोमोडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसिमिलेशन में हम मिला लेते हैं पुरानी स्कीम को नई स्कीम में, और ये जो अकोमोडेशन है इसमें आपको स्कीम ही चेंज करनी पड़ जाती है, ठीक है। जो स्कीम थी वो काम नहीं कर रही तो दूसरी स्कीम जनरेट करनी पड़ती है। तो ये दोनों अडॉप्टेशन के पार्ट हैं। देखिए जब यहाँ पर एसिमिलेशन में जो है नहीं होता, मतलब जब आप नहीं कर पाते एक स्कीम का समायोजन यहाँ पर आत्मसातीकरण, तो हमें स्कीम चेंज करने की मतलब यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, मतलब असंतुलन आ जाता है, ठीक है, असंतुलन, ठीक है। अब कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है दिमाग में, अरे ये काम तो ऐसे हो ही नहीं रहा है, अब कैसे करूं, कार चलानी तो स्कूटी चलाने से बहुत मुश्किल है, अब कैसे करूं। तो आपको एक नई चीज सीखनी पड़ेगी और उसके थ्रू जो है आप संतुलन बना लेंगे, ठीक है। जब आप नई चीज सीख लेंगे और ये कार चलाना सीख जाएंगे तो फिर से आपके दिमाग में संतुलन बन जाएगा। तो यानी कि ये जो संज्ञानात्मक संघर्ष है ये यही है, जब आपकी पुरानी स्कीम जो है आपकी नई स्कीम के साथ मैच नहीं कर रही होती है तो आपको ये हो जाता है कि अब क्या करें, ठीक है, अब क्या करें के लिए थोड़ा सा संज्ञानात्मक संघर्ष क्रिएट होता है, और इसी को बोलते हैं हम संतुलन की प्रक्रिया, जो असंतुलन से संतुलन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जब दो पीयर्स आपस में लड़ते रहते हैं ना कि हम तेरी बात गलत है तेरी बात गलत है, तब भी हमारा एक कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट होता है, वो आपस में कन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं और दिमाग लगाते हैं कि हम अपनी बात को प्रूव कैसे करें, जस्टिफाई कैसे करें, ठीक है। तो एक असंतुलन क्रिएट हो जाता है, उसी के लिए संतुलन बनाना जरूरी होता है, इसीलिए हमारे दिमाग में कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट होता है। पियाजे ने कहा था कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट जो है बहुत जरूरी है आप में लर्निंग के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो जो चल रहा है वही चलेगा, आप नई स्किल्स को कैसे सीखेंगे, नई चीजें आप कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट ये एक्सप्लेन करना बनता था गाइस, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी लोगों को नहीं पता होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिएटिविटी एंड इनक्विजिटिवनेस, ठीक है, इसको बोलते हैं जिज्ञासा और क्रिएटिविटी को बोलते हैं सृजनात्मकता का विकास निम्न के द्वारा हो सकता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का और जिज्ञासा का जो है विकास कैसे होता है ये आपको बताना है बेसिकली, ठीक है। लेक्चर मेथड के थ्रू। तो देखिए लेक्चर में तो सिर्फ टीचर लेक्चर देगा ना, टीचर आपको कोई लेक्चर दे रहा है आप सुन रहे हैं, तो क्या आप तो पैसिव है ना, वहां पे एक्टिव है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन में भी आपको कोई करके दिखा रहा होगा, ठीक है, आप डेमो दे रहे होंगे किसी चीज का, जो पहले से सीखी हुई चीज है उसी का तो डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन और रोल प्ले। ऑब्जर्वेशन भी पैसिव है क्योंकि आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जो ऑब्जर्व हो रहा है वो तो बेचारा अपना डेली की काम कर रहा है, और जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसको जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है, उसका अवलोकन करना है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो यानी कि व्याख्यान विधि भी नहीं होगी, अवलोकन भी नहीं होगा, प्रदर्शन भी नहीं होगा। अब बचता है रोल प्ले। इसमें आप सृजनात्मकता का यूज करते हैं, जिज्ञासा का यूज करते हैं। कई बार एक्टर्स जो हैं ऐसी चीजें भी बोल जाते हैं जो उन्होंने पढ़ी ना हो, जो उन्होंने सीखी ना हो। जब रोल प्ले करते करते कभी कभी कॉमेडी निकल जाती है, कभी कभी सीरियसनेस आ जाती है। आप जब कक्षा में कराते हैं ना तो बच्चों को आप जो सिखाते हैं बच्चा उससे कुछ एक्स्ट्रा भी बोल देता है, कभी कम भी बोल देता है, ठीक है। आपको एक अलग ही भाव बच्चे का नजर आता है, तो रोल प्ले इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यहाँ पर उनकी जो सोच है बहुत दूर तक जा सकती है। आपने एक टॉपिक दे दिया बच्चे को कि आप रोल प्ले तैयार करो, आप देखो बच्चे आपको डिफरेंट चीजें लाएंगे कि मैडम इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, इस सीन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें थोड़ी कॉमेडी डालेंगे, इसमें ये करेंगे, तो ये बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन, यानी कि ध्यान के एक बाहरी कारक का उदाहरण बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो बाहरी शब्द पर फोकस कीजिए, एक्सटर्नल है, ठीक है, इंटरनल नहीं है। तो इनमें से कौन सा होगा? स्मृति। देखिए मेमोरी तो आपकी अपनी होती है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, ये सब सुना ना स्मृति के बारे में आपने, ठीक है। तो स्मृति नहीं होगा, ये तो इंटरनल हो गया, ये आंतरिक कारक हो गया, ठीक है। भूल जाना ये भी आपका आंतरिक कारण है, ये भी आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप क्या भूलते हैं, क्या याद रखते हैं, इसमें बाहर का क्या लेना देना। उसके बाद है प्रतिस्पर्धात्मक भाव, यानी कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो ये आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो बाहर से आती है। जब आप देखते हैं ना कि आपके लेवल का बच्चा और आ गया है क्लास में,
तब आप में कंपटीशन की भावना आती है। अब देखिए आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप क्यों इतनी तैयारी कर रहे हैं? अगर आप अकेले होते तो आपको जरूरत थी इतनी तैयारी की? नहीं भाई, अगर 20 सीट है तो एक तो मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन अब सीट 20 है और लड़ रहे हैं 1000, ठीक है, तो अब आपको पता है कि इन हजारों की वजह से मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है, आंतरिक नहीं है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। और इंटरेस्ट, रुचि भी आपकी आंतरिक होती है कि आपको किस चीज में रुचि है, आपको सिंगिंग में रुचि है, आपको डांसिंग में रुचि है, ठीक है। तो यानी कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरिज्म से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण में व्यवहारवाद का सटीक उदाहरण है? देखिए आपको इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं, किस हिसाब से आपको करिकुलम डिजाइन करना है, तो ये बताना कि व्यवहारवादी क्या कहते हैं। व्यवहारवादी में आपके पेवलोव, स्किनर, ठीक है, थॉर्नडाइक कह सकते हैं, ठीक है, ये सब हैं व्यवहारवाद में, ठीक है, जो बच्चे को पैसिव मानते हैं, यानी कि बच्चा जो है निष्क्रिय है, ये मानते हैं बिहेवियरिस्ट, ठीक है। जॉन लॉक ने एक टेबुला रासा टर्म दी थी, टेबुला रासा, इसका मतलब ये था कि बच्चे का दिमाग जो है ब्लैंक स्लेट है, जो आप चाहते हैं लिख सकते हैं। तो बिहेवियरिज्म बेसिकली यहीं से आया, व्यवहारवाद, ठीक है। तो बच्चे को निष्क्रिय मानते हैं। देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। अधिगम तब होना चाहिए जब सीखने वाला सही प्रतिक्रिया दे। अधिगम वास्तविक हालत में होना चाहिए। अधिगम सूचना के हस्तांतरण की श्रृंखला है। अधिगम तब होना चाहिए जब स्वतंत्र अधिगम हो, ठीक है। अब देखो समझा देती हूँ, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। देखिए बिहेवियरिस्ट क्या मानते थे ना कि जब सीखने वाला सही प्रतिक्रिया दे, जैसे वो डॉग का एग्जांपल ले लीजिए, आप कैट का एग्जांपल लीजिए, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थॉर्नडाइक ने, पेवलोव ने, ठीक है, इनके ऊपर, जानवरों के ऊपर किए कि भाई उनको चीजें सिखाई, उनको जो है मोटिवेशन दिया, रेनफोर्समेंट दिया, ये सारी चीजें ही है ना, पुनर्बलन दिया, ठीक है, उनको मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कितनी सारी चीजें दी, तब इनको चीजें सिखाई गई। पहले इनको ट्रेनिंग दी गई, बिल्ली को, कुत्ते को, कबूतर को, ठीक है, ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद जब ये रेडी हो गए तब इन्होंने बिहेवियर शो किया। अब आप इन पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। तो मतलब कि इन पहले रेडी करते हैं कि भाई अब इनको आपने बार बार ट्रायल एंड एरर किया, फिर आपने कुछ इनाम दे दिया, फिर आपने पनिशमेंट दे दी, ये सब करवाने के बाद आपने जो है उसको रेडी किया है अधिगम के लिए। अब वो सीख जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, अधिगम तब होना चाहिए जब सीखने वाला सही प्रतिक्रिया दे दे। जिसको हम सिखा रहे हैं, यानी कि वो बच्चा हो चाहे जानवर हो, जब वो सही प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर दे तभी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और ये भी इन्होंने बोला था कि लर्निंग जो है ट्रांसफर है, एक तरह से इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण की बात हो रही है, तो आप कब करेंगे पाठ्यक्रम निर्माण, किस बेस पर करेंगे? भाई अधिगम तब होगा जब सीखने वाला सही प्रतिक्रिया दे, तभी आप जो है उस हिसाब से आप पाठ्यक्रम जो है निर्माण करेंगे। देखिए वास्तविक हालत में तो कहते ही नहीं है, ये वास्तविक तो ये मोल्ड कर देते हैं ना चीजों को। ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, मतलब कंट्रोल किया इन्होंने चीजों को, बाहरी वातावरण को कंट्रोल किया। बेल बजाई, खाना मिल गया, ठीक है, लार्वा आ गया उसके मुंह में, भाई अब खाना दे दो, ठीक है। तो मतलब ये वाली चीजें इन्होंने कंट्रोल किया बहुत कुछ, तो ये तो होगा नहीं। सूचना के हस्तांतरण की श्रृंखला है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो है इंफॉर्मेशन का, लेकिन उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है ना वो एक एक्टिव प्रोसेस है, बच्चा जो है वो पैसिव है, ठीक है। मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो हो रही है, चलो वो तो करवा रहे हैं, वो तो एक्टिव चल रहे हैं, लेकिन बच्चे को आप जो देंगे ना वो ले लेगा, ठीक है, वो बस लेता जाएगा जो भी है, ठीक है। तो ये करिकुलम डिजाइनिंग में ये चीज हेल्प नहीं करेगी। नेक्स्ट है अधिगम तब होना चाहिए जब स्वतंत्र अधिगम। तो स्वतंत्र अधिगम का तो मौका बिहेवियरिज्म देते ही नहीं है, वो तो कंट्रोल्ड करते हैं ना, कंट्रोल करते हैं हर चीज को। तो इसका सटीक एग्जाम्पल होगा ये फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है डैश ब्रिंग्स टुगेदर इन वन क्लासरूम एंड कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ और वीकनेस इन एनी एरिया एंड सीक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ दीज स्टूडेंट्स। यानी कि बच्चों को बिना उनकी क्षमता और कमजोरियों के एक साथ कक्षा और समुदाय में लेकर आती है। ये कौन सी शिक्षा है ये पूछा गया है, ठीक है। जो बच्चों को, भाई कोई बच्चा विकलांग है, कोई दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, कोई बहुत कम उससे समझता है, किसी की आंखें नहीं है, कोई सुन नहीं सकता है, ठीक है, कोई किसी और समुदाय से है, तो हर बच्चे को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं ये, ठीक है। और बच्चों की क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए प्रेरित है, मतलब इसके लिए काम करना है कि बच्चों की कैपेबिलिटीज को जो है, एबिलिटीज को जो है, उनके पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके। तो कौन सा है? विशिष्ट संस्थान बिल्कुल भी नहीं, हमें स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो है अलग से बनाने नहीं है, तो गवर्नमेंट ही कहती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, देखिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी इसका नहीं होगा। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन पे मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा नहीं होगा, ये तो जब इस चीज में आ जाएंगे ना उसके बाद होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। देखिए एकीकृत और समावेशी में से क्या आंसर होगा? समावेशी होगा। एकीकृत जो है ना, एकीकृत में ये बोला जाता है कि ठीक है आप बच्चों को एक साथ ले आओ, लेकिन बच्चे को अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, बच्चे को अपने आप को ढालना पड़ेगा, जिस तरह से टीचर पढ़ा रहा है, जिस तरह की शिक्षा स्कूल में दी जा रही है। मतलब हम एफर्ट्स नहीं करेंगे, लेकिन
समावेशी शिक्षा कहती है कि सिस्टम को बदलना पड़ेगा, टीचर्स की सोच को बदलना पड़ेगा, उनके सहपाठियों को बदलना पड़ेगा किसी बच्चे को कक्षा में लेंगे आप, ठीक है। यानी दिव्यांग बच्चा सपोज एक क्लास में आ गया, ठीक है, इस क्लास में जो है हर तरह का बच्चा आ गया, दिव्यांग भी बच्चा आ गया जो कम स्पीड से सीखता है वो भी आ गया, एक ऐसा बच्चा भी आ गया जो सुन नहीं सकता है। आप इसको लेकर आएंगे और टीचर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा, सभी बच्चों को इनके प्रति सेंसिटिव किया जाएगा, अगर बिल्डिंग में रैंप नहीं है रैंप बनवाए जाएंगे, इनको फैसिलिटी दी जाएगी, मतलब सिस्टम पूरा चेंज होगा इन बच्चों के लिए। ये कहता है समावेशी शिक्षण, ठीक है, समावेशी शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, कि बच्चों को बिना उनकी क्षमता और कमजोरियों के आप एक साथ लेकर आएंगे क्लास में, उसके बाद जो है आप उनकी क्षमताओं को किस तरह से बढ़ा सकते हैं इस पर आप प्लानिंग करेंगे। अब मैं अगला टॉपिक सीडीपी में आपका इंक्लूसिव एजुकेशन ही लूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे एग्जाम में। नेक्स्ट है इन लैंग्वेज लर्निंग, भाषा शिक्षण में डैश निष्क्रिय कौशल है, मतलब पैसिव है, मतलब उसमें हलचल नहीं है भाषा शिक्षण में। तो कौन सा इनमें से आपको बताना है, पठन या लेखन, सुनना और बोलना, पठन या बोलना, ठीक है। देखिए लेखन तो हो ही नहीं सकता, लेखन तो बहुत ही एक्टिव लर्निंग है। जब आपकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, मतलब बॉडी के सारे हिस्सों को लगना पड़ता है। मतलब अगर आप लिखने की कला सीख रहे हैं तो देखिए उंगलियों की, ठीक है, मसल्स की कोऑर्डिनेशन, सारी उंगलियों में समायोजन करना, तो लेखन तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्किल है जो आपको बहुत ही एक्टिव बनाती है, आपको एक्टिवली करना पड़ता है जब जाके आप राइटिंग कर पाते हैं, ठीक है। और पठन भी ऐसी है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। सुनना और बोलना, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है, पठन भी नहीं होगा और बोलना भी, मतलब बोलना अकेला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सुनना और बोलना दोनों है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखिए सुनना और बोलना में क्या होता है, लिसनिंग क्या होती है, कोई और बोल रहा है ना, आप सिर्फ सुन रहे हैं, टीचर बोल रहा है आप सुनकर उसको समझ रहे हैं, तो ये एक तरह से पैसिव स्किल है। इसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है, बस आपको शांति से सुनना है और उसको समझना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्टिव नहीं है, यहाँ पर जो बोल रहा है वो एक्टिव है, ठीक है। और बोलना में क्या होता है कि आपको पता है कि लैंग्वेज जो है आपको ईजिली आ जाती है, आप अपनी लैंग्वेज में आराम से ईजिली बोल पाते हैं, आपको इतना उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखना नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि बच्चे को आप अगर किसी कम्युनिटी में छोड़ देंगे तो बच्चा अपने आप ही उसको बिना सिखाए वो लैंग्वेज सीख लेता है, बोलना वो सीख जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो सुनना और बोलना है ये दोनों जो है पैसिव स्किल्स आती हैं। और अगर हम कहें पढ़ना और लिखना तो ये आपकी होती है एक्टिव स्किल्स। मतलब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्टिव स्किल्स कौन सी होगी, तो आपको अगर एक्टिव पूछे तो आपको सक्रिय पूछे ना तो आपको रीडिंग और राइटिंग बताना है, और अगर पैसिव पूछे तो लिसनिंग और स्पीकिंग बताना है। वैसे चारों कॉम्पिटेंसीज होती हैं इंग्लिश और हिंदी में, लैंग्वेज में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रपोज्ड बाय ब्रूनर, ठीक है। तो ब्रूनर ने कौन कौन से मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताए थे, देखिए हिंदी में मैंने इसको निरूपण और प्रकाशन लिखा है, रिप्रेजेंटेशन को मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को आप देख लीजिए एग्जैक्ट क्या होता है हिंदी में, वर्ड मुझे नहीं पता है इसलिए मैं बस आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग आप सबको पता होगा, स्पाइरल करिकुलम जो दिया था उन्होंने वो भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई नहीं, मैं करा दूंगी धीरे धीरे, सीडीपी आपकी कवर कराऊंगी पूरी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 3 चीजें बताई थी, ठीक है, कि आप किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन आपको करनी है ना, रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, तो वो किस 3 चीजों के तरीके से आप कर सकते हैं, तो वो हमें बेसिकली बताना है। तो इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। आई होप कि आपने कर लिया होगा। इसका सही ऑप्शन है भाषाई, ठीक है, ये नहीं बताया था उन्होंने, बताया था सिंबॉलिक, आइकॉनिक और इनएक्टिव। इनएक्टिव में आप जो है मतलब आप बॉडी को मूवमेंट्स करते हैं, रोल प्ले वगैरह इस तरह की चीजें हो जाती हैं। आइकॉनिक में जो है आप पिक्चर्स को देखते हैं, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह के थ्रू सीखते हैं। सिंबॉलिक में आप सिंबल्स के थ्रू, बेसिकली लैंग्वेज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिनके थ्रू आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन भाषाई उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं डिजाइन तो कर रही हूँ, मैं दोनों को भी पर्सपेक्टिव ले रही हूँ अपने दिमाग में, डीएसएसबी का भी और केवीएस का भी, ठीक है, दोनों का ले रही हूँ। केवीएस वालों की पेडागोजी ज्यादा आती है, इसलिए इस पेपर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है पेडागोजी पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट, यानी कि आंकलन की प्रधानता क्या है। असेसमेंट है यहाँ पे, मूल्यांकन नहीं है, आकलन है, ठीक है। देखिए असेसमेंट आप कब करते हैं, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी चल रही होती है ना, उसी बीच में आप जो है ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे को रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है तो कुछ आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और उसको फिर दोबारा सिखाते हैं। लेकिन जब इवैल्यूएशन हो जाता है ना, इवैल्यूएशन जिसको हम मूल्यांकन बोलते हैं, उसके बाद तो जैसे कि इवैल्यूएशन साल के एंड में होता है, ये इवैल्यूएशन होता है जिसमें आपको जजमेंट देना होता है कि आपने पूरे साल कैसा किया कैसा नहीं किया। अब वो अगली क्लास में इंप्रूव करेगा, अब
आपके पास स्कोप नहीं है, ठीक है, तो वो इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें असेसमेंट के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन बताना है कि असेसमेंट किस लिए होता है भाई। डायग्नोसिस और फीडबैक के लिए, निदान और पुनर्निवेश के लिए, स्कोर बढ़ाना मतलब नंबर बढ़ाना, बच्चों का श्रेणीकरण करना, रैंक कर देना बच्चों को, तुम फर्स्ट हो तुम सेकंड हो, ठीक है, बच्चों में भेदभाव करना, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। बच्चों को रैंकिंग के लिए खत्म किया गया था आपका मार्किंग सिस्टम, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम आया था कि बच्चों को रैंक नहीं करना है आपको, क्योंकि बच्चों में हीन भावना डेवलप होती है इससे, तो ये भी नहीं होगा। अब आती है स्कोर बढ़ाना और पुनर्निवेश और ये करना। अब आपको खुद से पता चल रहा होगा कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि आप देखेंगे, आप डायग्नोसिस करेंगे बच्चे का कि बच्चा जो है कितनी गलतियां कर रहा है, कहाँ उसके लूप होल्स है, कहाँ आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है, कहाँ आपको बच्चे को ज्यादा पार्टिसिपेट कराना है, ठीक है। और फीडबैक मतलब आप उसको लगातार फीडबैक देते रहेंगे कि ठीक है बेटा ये ऐसी गलती आपने की है, चलो हम दोबारा करेंगे, रिवीजन कराएंगे, ठीक है, रिकैपिचुलेशन होगा, तो ये सब होता है, ठीक है, असेसमेंट में। इंप्रूविंग स्कोर्स में नहीं होता। इंप्रूविंग स्कोर्स तो ये हो गया ना कि आप नंबर पे ध्यान दे रहे हैं सिर्फ, तो नंबर पे ध्यान नहीं देता, ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च। देखिए एक्शन रिसर्च क्या होती है, एकदम से जब क्लासरूम में जो है ना, क्लासरूम में और स्कूल में एक्शन रिसर्च ही होती है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप फटाफट से उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो हम एक्शन रिसर्च करते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी हमें सोल्यूशन चाहिए तो फटाफट एक्शन रिसर्च करते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यूजीसी नेट से लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको स्पेशली मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा मेरे को और मुझे लगा कि आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। यूजीसी नेट से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो बहुत ही आसान था वैसे तो अगर आप देखते, ठीक है। तो इसमें बस ये सीक्वेंस अलग है। ऑब्जर्व का मतलब होता है आपका प्रेक्षण करना या अवलोकन करना। एक्ट का मतलब होता है क्रियान्वित करना। प्लान का मतलब नियोजन करना। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन करना, गहन चिंतन करना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये इसका सही ऑप्शन होगा। अब मैं बताती हूँ आपको सही ऑप्शन ये क्यों है। देखिए सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे कुछ भी पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपने प्लानिंग किया है, ठीक है। आपने एक्शन प्लान की जो एक्शन रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर कि किस तरह से आपको उसको करना है, ठीक है। उसके बाद आप एक्ट करेंगे, ठीक है। आप क्रियान्वित करेंगे उस प्लानिंग को, जो अभी आपने प्लान किया है उस पर एक्ट करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि भाई हमने जो किया है वो ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है और कितना असर हो रहा है, तो ये सब आप ऑब्जर्व करेंगे। और रिफ्लेक्ट आप बाद में करेंगे कि मैंने जो चीजें अप्लाई करी क्या वो सही साबित हुई, मेरे रिजल्ट्स क्या रहे। गहन चिंतन आप लास्ट में करेंगे, उस पर सारी चीजों को देखेंगे और उसके बाद गहन चिंतन करेंगे और आपके निष्कर्ष निकालेंगे फिर कि भाई ये चीज ठीक गई थी, ये चीज आराम से, ये अच्छे से नहीं हुई, इसमें ये लूप होल्स रह गए, ठीक है। तो यानी कि ये इसका सही ऑप्शन होगा। पहले नियोजन होगा, फिर क्रियान्वित करेंगे, फिर प्रेक्षण करना, फिर गहन चिंतन करना। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग जेंडर। तो जेंडर के बारे में यानी कि लिंग के बारे में, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। डीएसएसबी के पेपर से लिया है मैंने ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग के संबंध में सत्य है, ये बताना है। तो ये इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, देखने से ही गलत लग रहा है। आर्थिक संकल्पना तो है ही नहीं। सोशल कंस्ट्रक्ट है, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सामाजिक रूप से निर्धारित संरचना है। देखिए बायोलॉजिकली जैविक रूप से क्या होता है डिटरमाइन कि हम लड़के हैं कि लड़की हैं, ठीक है। ये हमारा आपने लिंग बता दिया। लेकिन जब यहाँ पर लिंग जेंडर की बात हो रही है, ठीक है, जेंडर का मतलब क्या होता है कि क्या लड़के के, क्योंकि आप मेल हैं तो मेल के क्या रोल होने चाहिए, क्योंकि आप फीमेल है तो आपके क्या रोल होने चाहिए। सोसाइटी ने डिवाइड कर दिया ना मेल और फीमेल को, नहीं मेल हो तो आप ये चीजें कर सकते हो, रात को बाहर जा सकते हो, ठीक है। आप तो टी शर्ट लेस भी घूम सकते हो, ठीक है। आप शॉर्ट्स में घूम सकते हो, ठीक है। मतलब आपके लिए सारी आजादी है। लेकिन फीमेल हो, आप घर में ही रहेंगी, आप जोर से नहीं हंसेंगी, आप बड़ों से बिल्कुल मतलब ऐसे आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करेंगी, ठीक है। आप घूंघट में रहेंगी। मतलब हर सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक नहीं। आपके खिलौने आप गुड़िया से खेलोगी, मेल है तो आप गुड्डे से खेलो, आप कार से खेलो, आप रो मत, आप रोगे तो फिर दुनिया क्या कहेगी, लड़कियों की तरह रो रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करती है, हमारी सोसाइटी। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। और ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं है, वो हम इसकी बात करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, तो ये इनका है ही नहीं, ठीक है। दोनों ये गलत हो गया, ठीक है। तो यानी कि इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। एक तो होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन और एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो आपको बताना है कि अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए ये सारे फॉर्मल एजुकेशन आप कहाँ लेते हैं, आप स्कूल्स में लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस में लेते हैं, ठीक है। आप वहां पर जहां पर एक सही क्रमबद्ध तरीके से आपको सिखाया जाता है वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होगी। तो आपको इसमें सारे जो हैं अनौपचारिक हैं, इनमें से एक फॉर्मल है, वो आपको बताना है, ठीक है।
तो पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं, माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, ये इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक होती है, ठीक है। आस पड़ोस की शिक्षा ये भी अनौपचारिक है, जो हम दोस्तों से, रिलेटिव से लेते हैं। साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा ये भी हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। अब एक कक्षा कक्ष, मैंने बताया ना, ये बिल्कुल फॉर्मल होता है। जब आप स्कूल में एजुकेशन लेते हैं तो वो एक फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि औपचारिक शिक्षा कहते हैं उसको, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी इनमें से करेक्ट नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनिम्स, मतलब ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक ना हो, मतलब मेधावी तो है लेकिन सृजनात्मक ना हो, ऐसा हो सकता है। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है, ठीक है। सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका, मतलब क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा, लेकिन वैसे ये सही नहीं है। देखिए, जो इंटेलिजेंस है और क्रिएटिविटी है, ये दोनों साथ साथ चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं। अगर किसी बच्चे का IQ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो क्रिएटिव भी होगा। क्रिएटिविटी को आप अलग तरीके से सीखिए, ठीक है। मैं आपको एक बेटर एग्जाम्पल देती हूँ। आप म्यूजिक देखिए, आप जितने भी म्यूजिक कंपोजर को जानते हैं, या सिंगर्स को जानते हैं, या लिरिसिस्ट को जानते हैं, ठीक है, जो मतलब गाने लिखते हैं, बनाते हैं, आप देखिए कितने टैलेंटेड लोग हैं। क्या आपको लगता है कि सारे ही स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, सारे 100 में से 100 लाए होंगे? ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट, कोई आर्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई डांस में बहुत अच्छा होता है। तो क्रिएटिविटी आपके दिमाग पर निर्भर करती है, आपके एनवायरमेंट पर निर्भर करती है, आपको कितना एनवायरमेंट अच्छा मिला है, ठीक है। कुछ तो जनजात से भी होता है, जनजात में जो होता है ना वो गिफ्टेड होती है, गिफ्टेड सेंस अलग होती है, लेकिन क्रिएटिविटी आप में क्रिएट की जा सकती है। कभी कभी हमारा इंटरेस्ट किसी चीज में इतना चला जाता है कि हम उसमें बहुत क्रिएटिव होते चले जाते हैं। कई बार काम को करते करते हम इतने ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिक बनाते बनाते लोग कितने अच्छा म्यूजिक बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी होती है। लेकिन इंटेलिजेंस का फैक्टर अलग है, ये बेसिकली कॉग्निटिव स्किल्स से आपका रिलेटेड है, लेकिन ये जो है आपका सारी स्किल्स लेता है, कॉग्निटिव प्लस आपका जो क्या बोलते हैं, इमोशनल, सोशल, सारे स्किल्स यूज होती हैं इसमें, ठीक है। एन इंटेलिजेंट पर्सन में नॉट बी क्रिएटिव, हो सकता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा है, मेधावी बालक है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन सृजनात्मक ना हो, रट के हो गया हो, नंबर ले आया हो 100 में से 90, 91, लेकिन अपनी समझ से नहीं बल्कि रट के चीजें ले आया हो, ठीक है। तो वो हो सकता है। भाई किसी में रटने की बहुत कैपेबिलिटी होती है ना, तो वो हो गया, मेमोरी बहुत शार्प है। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है, ये हो सकता है। एक क्रिएटिव बच्चा और इंटेलिजेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं होते हैं, ठीक है। हो सकता है एक बच्चा बहुत क्रिएटिव है लेकिन वो इंटेलिजेंट भी बहुत है, ठीक है, ये दोनों भी हो सकते हैं। देन क्रिएटिविटी कैन बी नर्चर्ड, और क्रिएटिविटी को सींचा जा सकता है, मतलब उसका पोषण किया जा सकता है। अगर आप एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा बहुत क्रिएटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी है। अगर आप देखिए किसी की आवाज अच्छी है लेकिन आपको रियाज तो करना पड़ेगा ना, रियाज करेंगे और ज्यादा आप धुन बनाएंगे और आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी को नर्चर किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है। ये दोनों पर्यायवाची नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हु हैज गिवन द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, ये जो व्यवहारवाद से अलग थे, ये थे एल्बर्ट बेंदुरा, ठीक है। इनको हम कॉग्निटिविस्ट बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि इन्होंने पहले तो सोशल लर्निंग दी थी, सिर्फ सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने कॉग्निटिव वर्ड ऐड कर दिया था। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कहते थे कि बच्चों को सिर्फ आप जो सिखाएंगे वही सीखेंगे, बल्कि उन्होंने कहा था बच्चा अपना दिमाग भी लगाता है। इनकी थ्योरी भी डिस्कस करूंगी मैं बाद में, ठीक है। तो ये थे बेंडुरा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करी है इन्होंने, किस तरह से अवलोकन के थ्रू बच्चा सीखता है। लेकिन ये सेल्फ एफिशिएंसी की भी बात करते हैं, ठीक है, कि बच्चा जो है सेल्फ एफिशिएंट होता है और वो अपने आप से भी सीख सकता है, ठीक है। उसको बस आपको अच्छा माहौल देना है। तो बेंडुरा जो है वो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है। और ये बाकी सारे आपके बिहेवियरिस्ट हैं जिन्होंने कहा था कि बच्चा तो एक ब्लैंक स्लेट है, उसको जैसा हम सिखाएंगे वो वैसा ही करता चला जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन इंट्रोड्यूसिंग मेंसुरेशन आपको सिखाना है, यानी कि क्षेत्र मिति सिखानी है। तो शिक्षक आगे बढ़ने से पहले सभी सूत्रों को, मतलब सारे फॉर्मूलेज लिख दिए, सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो टीचर ने लिख दिए। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² क्या होता है, सब लिख दिया टीचर ने बोर्ड पर, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि तुम आगे सोल्व, मतलब भाई फॉर्मूले लिख दिए, अब क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा। तो ये कौन से तरह की चीज है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। इसका सही ऑप्शन होगा डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव अप्रोच, निगमन विधि कह सकते हैं, ठीक है। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं आप, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। जनरल फॉर्मूला पता चल गया ना आपको। देखिए फॉर्मूला तो जनरल है ना, उसको कई क्वेश्चंस पे अप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन जब एक क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो स्पेसिफिक हो गए ना, ये तो विशिष्ट हो गए। एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड होता है, दूसरा दूसरे पर, ठीक है।
तो जनरल होता है, आपने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है, वो सभी के लिए जनरल है। अब इसके बेस पे आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दिए, वो बच्चे सोल्व कर रहे हैं, तो ये डिडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव में आपका स्पेसिफिक से लर्नर की तरफ, लर्निंग उसकी तरफ होता है, जनरल की तरफ होता है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल दे दिया और उसके बाद आपको जो है फॉर्मूला पूरा सोल्व करवाया, ठीक है। जैसे कि आपको सेब बता दिया, केला बता दिया, संतरा बता दिया, सारे फ्रूट्स दिखा दिया अलग अलग, और फिर आपने बाद में बता दिया कि ये सारे एक कैटेगरी में आते हैं फ्रूट्स में, तो ये फ्रूट तो जनरल कैटेगरी होगी और ये इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल अप्रोच, तो ये तो इसमें होंगे नहीं। डैश लर्निंग इज अ मैटर ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड कैपेबिलिटीज अंडर अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है। फिक्स्ड कैपेबिलिटीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये मतलब कहाँ गया इसमें, बाहरी रूप का अधिगम बाहरी हालातों के अंतर्गत सापेक्ष रूप से निर्धारित क्षमताएं, ठीक है, निर्धारित क्षमताओं के रूप में वृद्धि और वयस्कता से संबंधित है। इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो फिक्स्ड कैपेबिलिटीज हैं, और वो मैटर है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन का, कि ग्रोथ और मैच्योरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सी लर्निंग है इनमें से ऐसी, तो ये आपको बतानी है। मैंने आपको रीडिंग राइटिंग वाले उस क्वेश्चन में बताया था कि जो ये राइटिंग है ये आपकी फिक्स्ड है, फिक्स कैपेबिलिटीज पर निर्भर करती है, यानी कि आपकी फाइन मोटर स्किल्स पर, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स पर, और आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन कैसा है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन कैसा है, फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन आपस में कैसा है, तो ये फिक्स कैपेबिलिटीज होती हैं। अगर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होंगी तो आप राइटिंग नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी उंगलियां कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं तो आप राइटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जबकि लिसनिंग, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम अंडर ईवीएस, तो बताना है 6 थीम्स है, आपको पता है ईवीएस में, तो इनमें से कौन सी थीम नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एनसीएफ में भी आपको दिख जाएगा, या फिर ईवीएस का एनसीएफ अलग से है, ईवीएस का एनसीएफ है, एनसीईआरटी के साइट पर मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ईवीएस की बुक्स भी देख लीजिए, फर्स्ट पेज पर ही लिखा होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि वर्क एंड प्ले थीम नहीं है, ये थीम नहीं है, ठीक है। थिंग्स वी मेक एंड डू है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ट्रैवल है, ठीक है, और मेरे को अभी आराम से याद नहीं है, ठीक है। 3 थीम्स और हैं, एग्जैक्टली याद नहीं है, कोशिश कर रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, एक थी फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गई आपकी, उसके बाद है फूड, यस फूड है आपकी एक थीम, एक आपकी है शेल्टर और एक आपकी है वाटर, और 3 ये हैं, तो टोटल 6 थीम्स है ईवीएस में, फूड, शेल्टर, वाटर, थिंग्स वी मेक एंड डू, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ट्रैवल, ठीक है। तो ये 6 थीम्स हैं आपकी, वर्क एंड प्ले नहीं है, ठीक है। वर्क एंड प्ले आपका इसी में आ जाएगा, थिंग वी मेक एंड डू में, ठीक है। तो इन थीम्स के अंदर जो है पूरी 1st to 5th की ईवीएस जो है कवर की जाती है, थीम्स को फोकस रखा जाता है और उसके बेस पे जो है आपके चैप्टर बनाए हैं। तो बेसिकली थीमेटिक अप्रोच है, ठीक है। इसको हम थीम को हिंदी में क्या बोलेंगे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन याद रखिए थीमेटिक अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इसलिए मैंने जरूर डाला ये, ठीक है। आई थिंक केवीएस में ही पूछा गया है, या ये नहीं, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बट शायद केवीएस से डीएसएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है अच्छे तरीके से कि अनुवांशिकता के प्रभाव को, विकास में अनुवांशिकता का क्या प्रभाव होता है, ये कौन मतलब इनमें से कौन सा फैक्टर है जो आराम से आपको बता देता है, समझा देता है ये चीज, ठीक है। तो अनुवांशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे। देखिए कहाँ तक जाएंगे, पहले से क्या अनुवांशिकता डिसाइड कर सकती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये लैंग्वेज पे फोकस करना है आपको, कहाँ तक जाएंगे ये डिसाइड नहीं करती है। यह इस बात को तय कर सकती है, यह तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह इस बात को डिपेंड करती है हम कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए हेरिडिटी का भी रोल होता है और आपका एनवायरमेंट का भी रोल होता है, दोनों का 50-50% मानकर चलते हैं ना हम। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं, कुछ कहते हैं कि एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं हेरिटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो निष्कर्ष है वो यही निकल कर आया है कि दोनों का आधा आधा रोल होता है, कि एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है और हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कहाँ तक जा सकते हैं इस बात को तय जरूर करता है हेरिडिटी, ठीक है। यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे। तो जाएंगे तो पहले से फिक्स हो गया ना, जा सकते में है, संभावना है, लेकिन जाएंगे में तो आपने फिक्स कर दिया कि यहाँ तक तो जाएंगे, तो ये करना ही नहीं है, ठीक है। इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। इट इज अ प्राइम, इस बात का मुख्य निर्धारक है। इसमें बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आप जरूर कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। देखिए बी और डी ऑप्शन में एक चीज आपको याद रखिए, इसने कहा है कि मुख्य निर्धारक है, मुख्य यानी कि एनवायरमेंट से ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। एनवायरमेंट का रोल और हेरिडिटी का रोल जो है बराबर होता है, तो यहाँ पे ज्यादा हेरिडिटी को दे दिया गया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने कहा है मुख्य रूप से यही तय करती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज
कि सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ट। भाई सामाजिक परिपक्वता के गुण जो है सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि आप सामाजिक रूप से परिपक्व हो गए हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सा होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता, तो ये मैच्योरिटी दिखाता है कि आप लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाता। उच्च स्तर का व्यक्तिगत समायोजन, मतलब कि पर्सनल एडजस्टमेंट आपको आ गया है बहुत ऊंचे स्तर का। ठीक है भाई, सामाजिक परिपक्व बनने के लिए बहुत ऊंचे स्तर का व्यक्तिगत समायोजन की आपको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उच्च स्तर की सामाजिक सामर्थ्यता, हाई डिग्री ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, कि भाई आप जो है सोसाइटी में बहुत बेटर है। ठीक है, आपका पूरा एक दबदबा है, कॉम्पिटेंस है ना, अपने सोशल कॉम्पिटेंस, सोशल रूप से आप में बहुत ज्यादा समर्थता है। तो उच्च स्तर का हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय करना। ठीक है, आपको बेसिकली एडजस्टमेंट आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, आप कितना ज्यादा जो है आप समन्वय कर पा रहे हैं अपनी आवश्यकताओं और समाज की आवश्यकताओं के बीच, कि भाई कहाँ पर आपको झुकना है, फिर कहाँ पर आप समाज गलत है, कहाँ पर आप गलत है। आप इस तरह की चीजें आ गई ना, सही गलत का आपने पहचान कर ली और व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समाज के बीच में आपने एक बैलेंस बना लिया, तो यानी कि आप सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो इन दोनों में जो है उच्च स्तर का व्यक्तिगत और उच्च स्तर का सामाजिक सामर्थ्य थी, यानी कि दोनों का मिश्रण चाहिए हमें। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं चाहिए ना, इन दोनों का मिश्रण जो है वो आपको डी ऑप्शन में मिल गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो गाइज ये थे कुछ 20 क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। मैंने बड़ी मेहनत से छाट के क्वेश्चन रखे थे और आगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन मैं 4-4 सब्जेक्ट के अपलोड कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, कि हर पूरा दिन मैं स्लाइड्स बनाती रहूं या ये करती रहूं। आपको अगर एक साथ सब कुछ दे दें तो फिर उसका फायदा क्या है। मुर्गी और अंडे वाला सुना है ना आपने, कि सोने की मुर्गी जो है वो सोने के अंडे देती थी और उसके मालिक ने उसको मार दिया कि अभी से एकदम से सोने के अंडे दे देगी मुझे सारे, लेकिन मुर्गी भी गई और अंडे भी गए। ठीक है, तो वो अंडे जो थे वो एक एक दिन में मिल रहे थे उसको, मतलब हर दिन मुर्गी जो है अंडा दे रही थी सोने का, और वो जो उसका जो मालिक था वो अमीर होता जा रहा था। लेकिन लालच बुरी बला है। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस रखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। एक साथ तो आप ना पढ़ाई कर सकते हैं ना आप नोट्स बना सकते हैं। तो गाइज प्लीज रेगुलर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। ठीक है, इससे आपकी जो हैबिट है ना पढ़ने की वो भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और मैं तो बस आपको सभी को शुभकामनाएं दूंगी कि जल्दी से जल्दी वैकेंसीज आए और जल्दी से जल्दी आप सेलेक्टेड होकर स्कूल्स में पहुंचे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।